आज मैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो परीक्षा दिसंबर माह में 23-24 दिसंबर को जो तिथि है, मात्र 12 दिन बना, शेष 12 दिन में बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ आज मैं साझा कर रहा हूं। कुछ समय में इस प्रश्न को देखने के बाद जो गहन अध्ययन में लगे हुए विद्यार्थी वे स्पष्ट नजर आएंगे कि ये प्रश्न जो है इस चैप्टर से बिहार संदर्भ 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए जो 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा होने की संभावना है, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए नोट्स बना करके वीडियो में डाला हूं। इस वीडियो को मैं बारी बारी से आप लोगों को बता देता हूं और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। ये परीक्षा में संभावित प्रश्न है जो आने की संभावना 100% है। अब है शीर्षक है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बिहार से संबंधित प्रश्न। पूरे देश में 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है 1857 का विद्रोह जो है जिस समय घटित थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर आता है लॉर्ड कैनिंग। तो आज मैं 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बिहार का क्या योगदान रहा, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। बिहार के जो कुंवर सिंह थे, सत्येंद्र नाथ सन्याल जी थे, अमर सिंह थे, ये सारे क्रांतिकारी नेताओं ने बिहार में योगदान किए। तो उन्हीं के बारे में यहां मैंने लिखा है। तो आइए नंबर 1 पॉइंट पर क्या है। पॉइंट नंबर 1 है कि बिहार में पहला आंदोलन, फर्स्ट वार 1857 ईस्वी को जो हुआ था वो बिहार में 12 जून 1857 ईस्वी 12 जून 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 का हुआ था। बैरकपुर छावनी से हुआ था प्रारंभ और मंगल पांडे जो थे इसका प्रथम प्रारंभकर्ता थे। तो आइए बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला में रोहिणी गांव में उस समय 1857 के समय बिहार जो था, झारखंड जो था, बंगाल जो था, ये सब तीनों एक स्टेट था, वन स्टेट। तो 1857 के विद्रोह को जो शुरुआत हुआ था बिहार में वो था डिस्ट्रिक्ट देवघर। 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर में रोहिणी गांव में हुआ था। रोहिणी गांव में क्यों हुआ था? रोहिणी गांव में इसलिए हुआ था कि रोहिणी गांव में सैनिकों के जो कंपनी थी, रेजिमेंट था, उस रेजिमेंट में एक कंपनी का मुख्यालय था रोहिणी गांव में। इसीलिए वहां से लड़ाई शुरू हुई थी और वहां से जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उसमें भारतीय सेना को जो नेतृत्व कर रहे थे मैकडोनाल्ड, तो उन्हीं मैकडोनाल्ड के नेतृत्वकर्ता में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जब विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज लोग जो थे भयभीत हो गए। कोई भी स्वाभाविक बात है, किसी के प्रति, किसी के विरुद्ध में
लड़ाई कीजिएगा, आंदोलन कीजिएगा, तो भी आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो उसी लिए वहाँ जो विद्रोह हुआ था भारतीय सैनिकों को ने किया था, उसी के विरुद्ध में लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। और जो सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए उन लोगों को 16 जून 1857 ईस्वी को 16 जून 1857 ईस्वी को 16 जून 1857 ईस्वी को जो विद्रोह हुआ था, उन लोगों को 16 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दे दिया गया था। और जो सेना में भारतीय लोग थे, भारतीय सैनिक थे, उस सेना का नाम था 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, यहाँ देखिए लिख दिया गया है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो रोहनी गांव में मुख्यालय था। इसी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट सेना का मुख्यालय था। और जब फांसी दे दिया गया, तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद वहां से मुख्यालय को बदल करके भागलपुर कर दिया। यहाँ लिखा गया है रोहनी गांव से हटाकर, यहाँ है तत्पश्चात मुख्यालय जो है ये रोहनी गांव से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। भागलपुर कर दिया गया। उसके बाद फांसी जो दिया गया था भारतीय सैनिकों को, उसमें कारण यह था कि मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जो सेना थी, वे अंग्रेज गवर्नर लेस्ली और उनका सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दिया गया था। इसी कारण से सैनिकों को फांसी की सजा 12 जून 1857 ईस्वी को दिया गया था। अब है कि पटना में जो आंदोलन हुआ था 1857 का विद्रोह, तो पटना का नायक जो थे पीर अली थे। यहाँ देखिए 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली खां के नेतृत्व में पटना में विद्रोह का शुभारंभ हुआ। और यहाँ का कमिश्नर था टेलर, यहाँ का कमिश्नर टेलर था, जो विद्रोह को दबाने में मदद किया, दमन किया। उसके बाद है 4 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। पीर अली को गिरफ्तार कब किया गया? पीर अली को फांसी की सजा कब दी गई? 16 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली को फांसी दिया गया। उसके बाद वीर कुंवर सिंह 13 अगस्त 1857 ईस्वी से 22 अप्रैल 1858 ईस्वी तक एक लंबा अभियान को चलाया। ये वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर से थे, ये जगदीशपुर से थे। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया। अब है कि इनका भाई जो थे अमर सिंह ने जगदीशपुर में समांतर सरकार का गठन किया गया। समांतर सरकार, यहां हमेशा देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था, कौन किया था?
तो इसका नाम आता है अमर सिंह। कहाँ? जगदीशपुर। अमर सिंह जगदीशपुर में। उसके बाद है अमर सिंह जो है, अमर सिंह जो है छापामार युद्ध के नाम से भी जाना जाते थे। छापामार युद्ध को कौन सा श्री ने शुरू किया था? छापामार युद्ध, अमर सिंह। अब है एक है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति क्या है? अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन था जो अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा चुके थे। वे इस समिति में सदस्य बनते थे, ये सदस्य बनते थे। और इस अनुशीलन समिति का गठन किया था सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। उसके बाद देखिए यहां लिख दिया गया है कि अनुशीलन समिति क्या है? क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है। इस तरह से 1857 के विद्रोह आंदोलन के संदर्भ में बिहार का क्या योगदान रहा, मैंने आज पहला क्लास इसको लिए हैं। उसके बाद यहाँ से जो आगे का प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब हुआ अपने देश के लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें सभी भारतीय थे। स्वदेशी आंदोलन जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये दोनों क्रांतिकारी नेता जो थे किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन जिस गाड़ी से जा रहे थे उसमें किंग्सफोर्ड बैठा हुआ था। लेकिन वो जो गाड़ी जो चला रहे थे वो वकील थे, मुजफ्फरपुर के वकील कैनेडी। तो उसी के गाड़ी पे बम बिगा गया, जिसमें कैनेडी जो थे और किंग्सफोर्ड जो थे उनको मारना चाह रहे थे। इसी घटना के दरमियान खुद्दीराम बोस को 1908 ईस्वी में फांसी की सजा सुना दिया गया, माने फांसी दे दिया गया। किस तिथि को? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे वे अंग्रेजों से पकड़ में नहीं आए और खुदीराम बोस की फांसी के बाद ही इनको पकड़ने के लिए गोरे सिपाही, अंग्रेज सिपाही लगे हुए थे। लेकिन अंग्रेज सिपाही के हाथ में नहीं आए, परंतु ये क्या किए, ये स्वयं ही अपने आप को गोली मार लिए। इस तरह से खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्रांति नेता का क्रांति कार्यक्रम, क्रांति लीला समाप्त हो जाता है। और ये स्वदेशी आंदोलन के विरोध में जो घटनाएं घटी वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, जिसका परिणाम हुआ चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण का सत्याग्रह जो है वे बड़ा ही गांधी का महत्वपूर्ण और प्रथम सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य था किसानों को टैक्स से मुक्ति दिलाना। तो क्या टैक्स था भाई? अंग्रेज जो थे वे चंपारण में, मोतिहारी में,
किसानों को नील की खेती के लिए करने के लिए विवश कर दिया था, जिसको कहते हैं तीन कठिया आंदोलन। तीन कठिया मतलब हुआ बीघा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना है। 3/20, 3/20, ये 3/20 जो है ये खेती करना ही करना है। तो बहुत ही ये 3 कठिया आंदोलन से मोतिहारी के किसानों और चंपारण के किसान जो थे ये बहुत ही कर से ग्रसित थे, शोषित हो रहे थे। और इस शोषण को पर नजर डालने वाले सबसे पहला बिहार का आदमी था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे वे सतबरिया गांव के थे, चंपारण जिला में पड़ता है। ये सतबरिया गांव राजकुमार शुक्ल का निवास स्थल था। और राजकुमार शुक्ल जो थे ये किसानों के नील की खेती से बड़ा अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे थे। सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा कष्ट सबसे पहले राजकुमार शुक्ल के नजर में आया। इन्होंने अंग्रेजों से इस टैक्स के विरुद्ध विरोध करना जताना शुरू किए। इन पर बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा ये सहन पा नहीं रहे थे। टैक्स से ये बहुत ही कुपोषित हो चुके थे, शोषित हो चुके थे। इससे इनको सहन में नहीं हो सका। ये तत्काल अपने गांव के नजदीक के थाना में गए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए तो वहां के थानेदार ने उल्टे इन्हीं के ऊपर केस कर करके इन्हीं को थाना में बंद कर दिया गया। थाना से छुट्टी पाने के बाद इन्होंने टैक्स का विरोध, टैक्स से छूट के लिए उपाय सोचे। तो टैक्स से छूट के लिए इन्होंने गांधी जी से मिलने का प्लान बनाया। गांधी जी से मिले। मिलने के बाद गांधी जी आए, गांधी जी को सहयोग मिला। इनके साथ राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य जो सहयोगी थे सबने इनको सहयोग किया। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे कलकत्ता से तो नील की खेती के बारे में किसानों से मिले। सब किसानों ने 3 कठिया आंदोलन, 3 कठिया जो प्रथा थी, इसके बारे में अंग्रेज जो शोषित कर रहे थे गांधी जी के बीच इस प्रस्ताव को रखे। गांधी जी इस प्रस्ताव को बारीकी से हर घर जाकर के, हर किसान से जाकर के मिल करके सबका उन्होंने अनुभव साझा किए। सबकी कमजोरी को, सबके शोषित परिवारों से मिले। मिलने के बाद तब जाकर के ये राजकुमार शुक्ल के साथ रांची में 21 दिनों का वहाँ जो था 21 दिनों का सम्मेलन चला, बैठकें चली। उसके बाद इनका अंग्रेजों के तरफ से एक सम्मन आया, नोटिस जिसको कहते हैं सम्मन। ये सम्मन आया, नोटिस जिसको कहते हैं कि गांधी तुम चंपारण से बाहर जाओ। गांधी जी ने उन्हें नोटिस को स्वीकार करते हुए उनको जवाब दिया। जवाब के फलस्वरूप
उन्होंने चंपारण में खुल करके नील की खेती और तिनकठिया आंदोलन चलाए। आंदोलन चलाने के बाद सब किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। इसीलिए कहा गया है चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी का। अब आइए इसको हम बारी बारी से बता देते हैं। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन में बता ही दिए हैं कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के वकील केनेडी पर बम फेंका। दरअसल मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, परंतु 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्वयं गोली मारकर हत्या कर दिए। पहले ही हम बता चुके। अब है चंपारण सत्याग्रह। अंग्रेज व्यापारी उत्तर बिहार के किसानों से नील की खेती करवाते थे, जिससे किसान त्रस्त थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया तो उसका व्यापार का प्रमुख वस्तु नील थी। उसके बाद है तीन कठिया आंदोलन सतवरिया गांव के राजकुमार शुक्ल से बहुत पीड़ित थे, तीन कठिया आंदोलन से। उसके बाद है राजकुमार शुक्ल ने सर गणेश दत्त विद्यार्थी से मिले। इन्होंने गांधी जी से मिलवाया लखनऊ के अधिवेशन में, और पत्रिकाओं के द्वारा नील की खेती का विरोध हुआ, जिसमें एक पत्रिका था प्रताप, जिसका संपादक था सर गणेश शंकर विद्यार्थी। अब इसी के आलोक में है गांधी जी 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को कलकत्ता से राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण पहुंचे। मोतिहारी के जसौली गांव में किसानों से मिले, उन्हें सम्मन मिला चंपारण छोड़ने के लिए, और चंपारण संबंधी वार्ता 21 दिनों तक रांची में चली। गोरे जमींदार डॉक्टर रीड था, और भारतीय जमींदार माने काले जमींदार का नायक थे गांधी जी। इस तरह से आज का चंपारण सत्याग्रह हमने आपको बताया, और इसके शेष भाग को मैं अभी तक डाल रहा हूं। इसलिए बिहार से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसको डाल रहे हैं। आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो समुद्र के किनारे नमक कानून को तोड़ा गया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये 24 दिनों का समय लगा। गांधी जी के साथ 78 प्रतिभागियों ने इस आंदोलन में सहयोग किया, भाग लिया, और ये भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध, टैक्स के विरुद्ध इस कानून में, नमक कानून को सरकार के आंख को खोलने के लिए किया गया। इसमें लिख दिए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा 78 प्रतिभागियों, या 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा 78 व्यक्ति के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को कुल 24 दिन लगा इस आंदोलन को, नमक कानून को तोड़ने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध, नमक कर टैक्स के विरुद्ध ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अब इसमें है कि इसमें बिहार में नमक कानून जो था, बिहार में
चरम सीमा पर था। यहाँ के किसानों को अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती के लिए बहुत ही मजबूर कर दिया गया था। टैक्स लेने के लिए बहुत मजबूर कर दिया गया था। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था, खेती हो या ना हो, खेती हुआ तो टैक्स दीजिए, नहीं हुआ तो भी टैक्स आपको देना है। अगर आप टैक्स देने में सक्षम नहीं है तो आपका जमीन जो है अंग्रेजों का गिरवी रखा जाता था। अंग्रेज जो थे उस जमीन को अपने अंदर अधिग्रहण कर लेते थे। ये बताइए कितना बड़ा जघन्य अपराध था हमारे देशों के नागरिकों के साथ, और हम लोगों ने कितना शोषण सहे हैं। इस शोषण से बचने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ चढ़ करके भाग लिए और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, जागृत करने के लिए एक से एक, अनेक से अनेक खोजों के द्वारा उन्हें भी इस जन आंदोलन में प्रेरित किया गया, और प्रेरित होकर के सभी नागरिक इसमें सहयोग किए, तो जाकर के जो है नमक कर यानी टैक्स जो है, टैक्स से हम लोगों को छुटकारा मिला था, हमारे पूर्वजों को। अब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में सोरा से चंपारण में नमक कानून को तोड़ा गया, नमक बनाया गया, यानी सोरा से जो था नमक को बनाया गया, यानी सरकार के विरुद्ध जो है नमक का जो कानून था उसको तोड़ा गया। अब है वही पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को, पटना 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को अंबिकांत सिंह ने नमक कानून को तोड़ा। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और पटना में अंबिकांत सिंह। ये हमेशा ध्यान दीजिए, बीएसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में नमक कानून तोड़ने वाले पहला प्रत्याशी थे, और हमारा बिहार के राजधानी क्षेत्र पटना में नमक कानून को तोड़ने वाले अंबिकांत सिंह था। अंबिकांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। अब है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो घटना था, उस समय जिलाधिकारी आर्चर था। वे स्वयं राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिए थे। सदाकत आश्रम, किनको? आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया, बाद में बांकीपुर जेल भेज दिया गया बिना कुछ कहे हुए। पटना सचिवालय गोलीकांड, उसी समय सचिवालय के नजदीक जिलाधिकारी आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो गोली चलाने का जो आदेश दिए, उसमें 25 छात्र गोली के शिकार हुए, जिसमें 7 छात्र जो है ऑन स्पॉट डेथ, वही 7 छात्र मारे गए, जिन्हें आज जो है सचिवालय के नजदीक 7 शहीद छात्रों का फोटो लगा हुआ है। 7 शहीद छात्र, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है उमाकांत, दूसरा में रमाकांत, तीसरा में सतीश, चौथा में राजेंद्र, पांचवा में जगपति और छठा में देवीपत एवं 7वां में राम गोविंद। ये 7 छात्र जो थे सचिवालय गोलीकांड के शिकार हुए,
और शहीद हुए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 छात्र। तो 7 छात्र है ये। यहां देखिए 7 छात्र हम लिख दिए हैं, और ये 7 छात्र का नाम याद नहीं तो लिखिए उरास राजदेवरा। उ से हो गया उमाकांत, रा से हो गया रमाकांत, सो से हो गया सतीश, और रा से हो गया राजेंद्र, जो से हो गया जगपति, दे से हो गया देवीपद, और रा से हो गया राम गोविंद। ये नाम जो है एक शब्द से हमने जोड़ दिया है ताकि आप लोगों को ये याद रहे, स्मरण रहे। अब यहां देखिए 4 मार्च 1918 ईस्वी को चंपारण अधिनियम के तहत 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? चंपारण अधिनियम के तहत 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब 3 कठिया जो आंदोलन था उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, चंपारण अधिनियम। मतलब अधिनियम उसको जो कानून बना, तो चंपारण कानून के तहत 4 मार्च 1918 ईस्वी को 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया गया। उसके बाद है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है, ये रॉलेट एक्ट अपील, वकील, दलील के नीति पर काम करता था। जो पहले अंग्रेज लोग, उसको समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट बना। इसे ब्लैक एक्ट कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। इस एक्ट के तहत संदेह के आधार पर और निश्चित समय के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये ऐसा कानून बनाया गया था। और ये रॉलेट जो है, ये रॉलेट जो है उस समय न्यायाधीश थे। उसी न्यायाधीश के नाम पर इस अधिनियम का नाम, और उन्हीं के समय में रॉलेट अधिनियम बना, इसीलिए इस अधिनियम का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। लेकिन इसका कार्य के आधार पर, इसका क्या काम था, इस कार्य के आधार पर इसे ब्लैक एक्ट किया गया है। बिना किसी को शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया था। यानी बिना एफआईआर, जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है, पीटता है, या किसी तरह का उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो वो व्यक्ति थाने में एफआईआर रिपोर्ट करता था। लेकिन उसको हटा करके इस नियम में ऐसा प्रावधान किया गया कि बिना शिकायत के आलोक में शंका के आधार पर पुलिस को यह पावर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर उसे पकड़ करके जेल में डाला जा सकता है। बताइए ये कैसा कानून है। लेकिन आज इसी का एक अनुकरण कानून आया है, हरिजन अधिनियम एक्ट। इसमें जो है एफआईआर जब होगा तो एफआईआर होने के बाद ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है, बिना जांच किए हुए। ऐसा रूल में है। लेकिन जब इस नियम में विसंगतियां आएंगी तो उसमें अनुसंशोधन होगा। संशोधन होने के बाद उसकी विसंगतियों को दूर किया जाने का भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आइए अब है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है, भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, इसलिए इसका नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया था। अब इसी को मैं बारी बारी से बता देता हूं, बारीकी से। तो आइए देखिए, 4 मार्च 1918 ईस्वी को चंपारण अधिनियम के तहत 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है न्यायाधीश रॉलेट के नाम पर रखा गया था, और इसमें जो है
संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, संदेह के आधार पर, बिना एफआईआर के। और अपील, वकील, दलील की नीति को समाप्त किया गया था। अपील, वकील, दलील की नीति को समाप्त किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। न अपील होगा, न वकील लड़ेंगे, न कोई दलील सुनी जाएगी आपकी। पुलिस का जो मन है वो कर सकता है, उसी को कहा गया, उसी को टोटल पावर दिया गया था। अब है खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाए थे उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया है। दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई ने विस्तार रूप प्रदान किया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन में दो चीज याद रखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली को। रांची में मौलाना